हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एल्गी की थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, एल्गी का थैलस संगठन कैसा होता है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन, एल्गी के अंदर जनन कैसे किस प्रकार के होते हैं। अब देखिए जनन क्या होता है, किसी भी जीव के द्वारा अपने समान नई संतति पैदा करना, अपने समान नई प्रोजेनी उत्पन्न करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी जीव हैं वो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व बना रहे, वो उनका अस्तित्व है वो हमेशा रहे, इसीलिए इनके अंदर जनन होता है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है और प्रत्येक जीव है वो अपने समान नई संतति पैदा करता है, नई प्रोजेनी बनाते हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप का है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव या फिर कायिक जनन, वेजिटेटिव या फिर कायिक जनन, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के अंदर जो नई प्रोजेनी बनती है वह प्लांट के कायिक पार्ट के द्वारा होता है, उसके कायिक भाग के द्वारा नए प्लांट का निर्माण होता है या फिर नई संतति का निर्माण होता है, इसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वहीं दूसरा होता है असेक्सुअल या फिर हम इसे बोलेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। वहीं तीसरा है लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पर मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, उनका निर्माण होगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसे हम बोलेंगे लैंगिक जनन। तो यहाँ पर 3 विधियां हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये अनुकूल परिस्थितियों के अंदर होता है, जबकि जो लैंगिक जनन होता है वह प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर होता है। यहाँ पर जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तब कायिक जनन और अलैंगिक जनन होगा, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब लैंगिक जनन होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर कायिक जनन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके अलग अलग टाइप्स हैं। उनमें सबसे पहला है खंडन द्वारा या फिर फ्रेगमेंटेशन। खंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जो एल्गी है उन एल्गी का थैलस है वह छोटे छोटे खंडों में टूट जाए, उसे हम बोलेंगे खंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर होता क्या है, जो एल्गी है उसका थैलस है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और जो खंड हैं जो टूटे हैं वह नए प्लांट का निर्माण कर लेते हैं, इसे ही हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ऐसा अधिकतर जो फिलामेंटस जो एल्गी होती हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो फिलामेंट है वो छोटे छोटे खंडों के अंदर टूट जाता है। मान ले कि ये जो फिलामेंट है एल्गी का ये छोटे छोटे खंडों के अंदर टूट जाए और प्रत्येक खंड है वह एक नए प्लांट का निर्माण कर ले, नई प्रोजेनी का निर्माण करे, तो इसे हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इस प्रकार है जो अधिकतर जो फिलामेंटस एल्गी होती हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में दूसरा है कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा या फिर बाई सेल डिवीजन। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो सेल डिवीजन है, मतलब सेल डिवीजन के द्वारा जनन होता है वो अधिकतर एक कोशिकीय शैवालों के अंदर होता है या फिर यूनिसेल्युलर जो एल्गी होती हैं उनके अंदर होता है। यूनिसेल्युलर जो एल्गी जैसे कि यूग्लिना है, डाइटम्स हैं, इनके अंदर देखने को ये मिलता है। यहाँ पर कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, यूनिसेल्युलर जो एल्गी है उनके अंदर पहले कोशिका विभाजन होगा और नई प्रोजेनी जो कोशिकाएं होती हैं वो बन जाती हैं और वो फिर नई वो क्या करती है, प्रोजेनी फिर नई कोशिकाओं की तरह कार्य करने लग जाती है। तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन है इसके द्वारा जनन हो रहा है। कोशिका विभाजन के द्वारा जो जनन है वो यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूग्लिना और डाइएटम।
ठीक है। तीसरा होता है हार्मोगोनिया द्वारा। हार्मोगोन द्वारा रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता क्या है कि जो फिलामेंट एल्गी होते हैं जिनके अंदर फिलामेंट का निर्माण होता है, यह फिलामेंट छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा। और ये खंडों में क्यों टूटेगा? क्योंकि इनका ये जो फिलामेंट है इनके बीच बीच में या तो सेपरेशन डिस्क बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर हम मान ले कि ये फिलामेंट है और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। इस तरीके से ये कोशिकाएं हैं एक फिलामेंट के अंदर अरेंज है। यहाँ पर इन कोशिकाओं के बीच में कहीं पर सेपरेशन डिस्क का निर्माण हो जाएगा कि ये एक सेपरेशन डिस्क हो गई और ये दूसरी सेपरेशन डिस्क हो गई। ठीक है, तो दो सेपरेशन डिस्क के बीच वाला जो ये क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? ये जो खंड है ये क्या कहलाएगा? हार्मोगोनिया कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये हार्मोगोनिया है वो अलग हो जाएगा और नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हार्मोगोन द्वारा। तो यहाँ पर ये क्या है? सेपरेशन डिस्क। ठीक है, और ये जो बीच में ये जो कोशिकाओं का जो खंड है इसे बोलेंगे हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया, और यहाँ से ये अलग हो जाएगा और अलग होकर फिर बाद में नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेगा। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से टूट जाए और टूटकर मतलब यहाँ पर कोई भी कोशिका होती है जहाँ पर सेपरेशन डिस्क बनी है, ऐसा हो सकता है कि वहाँ की कोशिकाएं मृत हो जाए। यहाँ पर ये जो कोशिका है बीच बीच में से कोशिकाएं मृत हो जाए तो भी ये खंडों में बढ़ सकता है। इसकी वजह से भी यहाँ पर हार्मोगोनिया का निर्माण होगा और ये हार्मोगोनिया है वो अलग होकर नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर चौथा टाइप होता है प्रोटोनिमा द्वारा। प्रोटोनिमा द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो कारा के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रोटोनिमा द्वारा रिप्रोडक्शन है वो कारा के अंदर देखने को मिलता है। कारा के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो जाइगोट होता है उससे एक तंतु जैसी संरचना का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जाइगोट से तंतुनुमा जैसी संरचना का निर्माण होता है जिसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं। और ये जो प्रोटोनिमा है ये प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाएगा। यहाँ पर ये जो जाइगोट के द्वारा जो प्रोटोनिमा बनता है इसे हम प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। और इसके अलावा जो कारा होता है उसके जो कायिक भाग के द्वारा जो प्रोटोनिमा बनता है उसे हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं और ये नए प्लांट का निर्माण करता है। इसके बाद में अगला टाइप है कंद या फिर ट्यूबर्स के द्वारा। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन भी है वो कारा के अंदर देखने को मिलता है। ट्यूबर्स या फिर कंद के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर ये है कि जो कारा है उसका जो सबसे आधारी पर्व संधि होती है या फिर हम कहेंगे नोड। कारा के अंदर जो सबसे आधारी पर्व संधि होती है या फिर नोड है वहां पर स्टार्च के संचय के द्वारा एक अनियमित आकृति का निर्माण हो जाता है या फिर उसके जो मूलाभास राइजोइड्स होते हैं उस पर भी खाद्य पदार्थों के संचय यानी कि स्टार्च का संचय हो जाने से एक फूली हुई संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कंद कहते हैं। और यह कंद होता है वो वहां से अलग होकर फिर नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो कारा के अंदर देखने को मिलता है। अगला है एमाइलम स्टार। एमाइलम स्टार है इस प्रकार का भी रिप्रोडक्शन कारा के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो कारा के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं मूलाभास होते हैं वहां पर एक स्टार जैसी संरचना का निर्माण होता है। एक स्टार जैसी यानी कि एक तारे जैसी संरचना का निर्माण होता है और उस तारे जैसी संरचना के अंदर एमाइलम नामक स्टार्च होता है उसका संचय हो जाता है। इसे हम बोलेंगे और वो क्या करता है जो एमाइलम स्टार का निर्माण हुआ है वो कारा के जो प्लांट है उससे अलग होगा और फिर बाद में नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो कारा के अंदर देखने को मिलेगा। अगला है पत्रकलिका द्वारा।
पत्रकलिका का द्वारा ये है कि जो राइजोट्स होते हैं या फिर मूलाभास होते हैं, वहां पर छोटी छोटी कलिकाओं जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है और ये जो कलिकाएं हैं वो प्लांट से अलग हो जाएंगी और फिर नए प्लांट का निर्माण कर लेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो भी कारा के अंदर अधिकतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो विधियां हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, इनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और इनमें हमने ये देखा कि इनका जो काइक पार्ट एल्गी का वही टूट रहा है या फिर टूट के नई प्लांट बॉडी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर काइक पार्ट से नई संतति का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे काइक जनन। अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि यहाँ पर स्पोर्स का निर्माण होगा, ऐसा रिप्रोडक्शन जो बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पर बीजाणुओं का निर्माण होने वाला है। इन जो बीजाणु यहाँ पर बनते हैं, इन बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानियों के अंदर होता है। तो यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजियम में होता है। स्पोरेंजियम के अंदर होता है। ये जो स्पोर बनते हैं यहाँ पर इन बीजाणुओं का निर्माण होता है, ये कसाबिका युक्त या फिर हम कहेंगे फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। यानी कि कसाबिका युक्त या फिर कसाबिका रहित हो सकते हैं। यहाँ पर कसाबिका पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती। जहां पर फ्लैजिला पाए जाते हैं वो कोशिकाएं चल प्रकार की होगी, मोटाइल होगी, गति करेंगी, और जहां जो वो बीजाणु गति करेंगे, वहीं जो बीजाणु जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं वो गति नहीं करेंगे, तो अचल प्रकार के होंगे। अब जो इनके भी अलग अलग यहाँ पर जो बीजाणु बनते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि चल बीजाणु है, अचल बीजाणु है, ये सभी टाइप है, प्रकार है बीजाणुओं की। इनमें से जो सबसे पहला प्रकार है वो है जूस्पोर द्वारा। जूस्पोर हैं, इनका निर्माण होता है वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। तो यहाँ पर जूस्पोर का जो निर्माण होता है वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, साथ ही साथ ये जो जूस्पोर होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और इनके ऊपर कोशिका जो भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती। यहाँ पर जूस्पोर चल बीजाणु है, इसका मतलब ये गति करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर फ्लैजिला है वो पाए जाते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और फ्लैजिला की जो संख्या है वो 2 हो सकती है, जैसे कि क्लेडोफोरा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 4 भी हो सकती है, यूलोथ्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारी हो सकती है, तो जैसे कि वाउचेरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। इस तरीके के यहाँ पर स्पोर है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा है एग्जाम, यहाँ पर बीजाणु का प्रकार वो है अचल बीजाणुओं द्वारा, या फिर हम इन्हें बोलेंगे एप्लेनोस्पोर या फिर अचल बीजाणु। ये जो बीजाणु हैं वो गति नहीं करते, नॉन मोटाइल होते हैं, यहाँ पर गति नहीं होती। ठीक है, तो एप्लेनोस्पोर हैं, इनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं, फ्लैजिला है वो नहीं पाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो एप्लेनोस्पोर हैं ये विपरीत परिस्थितियों के अंदर बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर एप्लेनोस्पोर है, इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो इनका निर्माण किस तरीके से होगा कि यहाँ पर जो इनकी जो वेजिटेटिव सेल होती है, एल्गी की वेजिटेटिव सेल होगी, उसका प्रोटोप्लास्ट है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा। फिर वह जो छोटे छोटे खंडों में टूटे हैं वो स्पोर या बीजाणुओं का निर्माण कर लेते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे एप्लेनोस्पोर। वही हम बात करें जूस्पोर की, तो वहां पर फ्लैजिला का निर्माण हो जाता है, वो जो छोटे छोटे स्पोर बनते हैं उनके ऊपर फ्लैजिला का निर्माण हो जाता है, जिन्हें हम जूस्पोर कहते हैं। ये जो एप्लेनोस्पोर होते हैं वो एक तरीके से जूस्पोर ही होते हैं, जिनका विकास पूरा नहीं हुआ होता है, जिनका विकास रुक जाता है, जिनके ऊपर फ्लैजिला का निर्माण नहीं हुआ होता है, उन्हें हम एप्लेनोस्पोर कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एप्लेनोस्पोर है ये भी यूलोथ्रिक्स, वाउचेरिया इन सभी के अंदर बनते हैं। फिर अगले जो स्पोर है वो है हाइपनोस्पोर।
हाइप्नोस्पोर या फिर हम इन्हें बोलते हैं सुप्त बीजाणु, सुप्त बीजाणु बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे हाइप्नोस्पोर। इस प्रकार के बीजाणुओं के अंदर, ये जो इस प्रकार के बीजाणु हैं ये भी वेजिटेटिव सेल्स के अंदर प्रोटोप्लास्ट के द्वारा ही बनते हैं, यानी कि हम माने कि ये वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वह इसकी कोशिका वृत्ति से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट है वो कोशिका वृत्ति से अलग हो जाते हैं और इनके ऊपर एक मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है, इसे हम बोलेंगे हाइप्नोस्पोर। और एक कोशिका के अंदर सिर्फ एक ही हाइप्नोस्पोर का निर्माण होता है, ठीक है। हाइप्नोस्पोर का फॉर्मेशन भी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो हाइप्नोस्पोर है जब अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो ये इनका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के द्वारा नई प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाता है। अब ये भी वाउचेरिया है, यूलोथ्रिक्स है, इनके अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये है कि जो हाइप्नोस्पोर है इनका एक ही कोशिका के अंदर एक ही हाइप्नोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जबकि जूस्पोर है, एप्लेनोस्पोर है, यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट विभाजित हो रहा है, खंडित हो रहा है और वहां पर छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ पर उन प्रोटोप्लास्ट खंडित नहीं होता। एकाइनीट, एकाइनीट के द्वारा अगला जो बीजाणु है वो है एकाइनीट। इस प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण जो फ्लैजिलेटेड जो एल्गी होती है उनके अंदर अधिकतर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो ये कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये मान लीजिए कि ये एल्गी का एक फ्लैजिला है, इसके ऊपर मोटी भित्ति का निर्माण हो जाए। कुछ कोशिकाएं हैं जिनके ऊपर मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है और इन्हें हम बोलेंगे एकाइनीट। ये एकाइनिक है वो एक क्रम में भी उपस्थित हो सकते हैं या फिर फ्लैजिला के बीच में एक ही ऐसे भी ये बन सकते हैं। और ये क्या होंगे जब ये इनका निर्माण होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम ही होता है, जब अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो ये अलग हो जाएंगे और वे जर्मिनेशन के द्वारा नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेते हैं, तो इन्हें बोलते हैं एकाइनिक। अगला है पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कोई इनकी जो एल्गी है उसकी जनन कोशिका होगी, उसका जीव द्रव्य है वो छोटे छोटे खंडों के अंदर टूट जाता है। तो मानो कि ये कोशिका है उसका जीव द्रव्य छोटे छोटे खंडों के अंदर टूट जाएगा और ये फिर बाद में नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, डॉटर सेल की तरह कार्य करता है। और ये कोशिकाएं होती है वो एक ही श्लेष्मी आवरण के अंदर रहती हैं। इस प्रकार ये विपरीत परिस्थितियों के अंदर हुआ है। ये जो यहाँ पर इनकी जो जीव द्रव्य है वो छोटे छोटे खंडों के अंदर टूटा है, ये जो प्रक्रिया है ये विपरीत परिस्थितियों के अंदर होती है। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये कोशिकाएं होती हैं वो चल प्रकार के और अचल प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करती हैं और यहाँ से बाहर निकलकर नई प्लांट बॉडी का निर्माण करती है, तो इसे हम बोलते हैं पाल्मेला स्टेज। और ये हमें देखने को मिलते हैं यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास, इन सभी के अंदर देखने को मिलती हैं। अगला है पुत्री कॉलोनियों द्वारा या फिर डॉटर कॉलोनी के द्वारा। डॉटर कॉलोनी के द्वारा इस प्रकार का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अधिकतर कारा के अंदर है, हाइड्रोरिक्टियोन है, इनके अंदर देखने को मिलता है जहां पर सिनोबियम का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है वो देखते हैं हम कि इनके अंदर एक कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं गोनिडियम। इनके अंदर जैसे कि कारा है, हाइड्रोडिक्टियोन है, इनके अंदर एक कोशिका होती है जिसे बोलते हैं गोनिडियम। ये विभाजन के द्वारा एक पुत्री कॉलोनी का निर्माण कर देती है। ये कोशिका है वे विभाजन करेंगी और विभाजन के द्वारा पुत्री कॉलोनी का निर्माण कर देती है और ये पुत्री कॉलोनी है वो अपनी मातृ कॉलोनी होती है उससे अलग हो जाएगी और नई कॉलोनी में विकसित हो जाएगी। जैसे कि वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स के अंदर क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है वो
एक निश्चित आकृति में और निश्चित संख्या की कॉलोनी का निर्माण करती है। ऐसा ही तो होता है वॉलबॉक्स के अंदर की एक वॉलबॉक्स है, इसमें कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या, आकृति, आकार सब कुछ निश्चित होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन होता है वो इसी प्रकार का होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक कोशिका है गोलिडियम, ये विभाजन करेगी, पुत्री कॉलोनी का निर्माण करेगी कि यहाँ से अलग होकर नई कॉलोनी की तरह कार्य करना शुरू कर देगी। और ये कारा और आइडिडिप्टोन के अंदर देखने को मिलता है। ऑटोस्पोर इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन है, इसमें क्या होता है कि ये बीजाणु का निर्माण होता है। ऑटोस्पोर हैं, ये एप्लेनोस्पोर की तरह ही होते हैं, अचल बीजाणु की तरह ही होते हैं, पर इनकी आकृति होती है वो अपनी मातृ कोशिकाओं के समान होगी और इनका जो आकार होगा वो उसकी तुलना में छोटा होगा। इन्हें हम क्या बोलेंगे? एप्लेनोस्पोर कहते हैं, ठीक है। तो ये एप्लेनोस्पोर है, क्लोरेला व सेनेडेस्मस के अंदर देखने को मिलता है। तो जो ऑटोस्पोर है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्लोरेला व सेनेडेस्मस। अगला है कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोर में क्या होता है कि जो रोडोफाइसी के सदस्य होते हैं उनमें जो जाइगोट होगा, जाइगोट के अंदर विभाजनों के द्वारा कार्पोस्पोर का निर्माण होगा और ये जो कार्पोस्पोर है वो द्विगुणित होंगे। तो यहाँ पर जो द्विगुणित बीजाणु है इनके द्वारा नई जो प्लांट बॉडी बनेगी वो भी द्विगुणित होगी। तो इस प्रकार का जो ये कार्पोस्पोर होते हैं वो रोडोफाइसी के अंदर बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया के अंदर कार्पोस्पोर का निर्माण होता है। यहाँ पर ये जो पॉलीसाइफोनिया है इसमें जाइगोट बनता है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होता है? 2n होता है, द्विगुणित होता है, इसमें विभाजन होंगे, इसके अंदर विभाजन के द्वारा स्पोर का निर्माण होगा और जो स्पोर होंगे वो भी द्विगुणित होते हैं। अब ये जो स्पोर अंकुरित होंगे तो इनके द्वारा जो प्लांट बॉडी बनेगी वो भी कैसी होगी? द्विगुणित होगी। अगला है अंतः बीजाणु। अंतः बीजाणु है, इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं वो भित्ति के अंदर बनते हैं। इस प्रकार के जो बीजाणु होंगे वो भित्ति के अंदर बनते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे अंतः बीजाणु। और ये होते हैं वो बेसिलेरियोफाइसी। अंतः बीजाणु होते हैं वो बेसिलेरियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी एवं साइनोफाइसी के सदस्यों के अंदर बनते हैं। साइनोफाइसी के सदस्यों के अंदर बनते हैं और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लूरोकेप्सा। यहाँ पर ये जो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्लूरोकेप्सा। एल्गी के अंदर अंतः बीजाणु बनते हैं। ये जो अंतः बीजाणु होते हैं ये भित्ति के अंदर बनते हैं। एक भित्ति होती है उसमें अनेक बीजाणु है वो बनते हैं और ये भित्ति के स्फुटन के द्वारा बाहर निकलते हैं, अंकुरित होंगे और नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। फिर बात करते हैं बही बीजाणु या फिर एक्सोस्पोर। बही बीजाणु या फिर एक्सोस्पोर पर क्या होगा कि जो फिलामेंट होगा उसके शेष का जो भाग है वो टूट जाएगा, उसका जो शेष भाग है वो टूट जाएगा और इसके अंदर जो इसका जीव द्रव्य है, जिसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण करेगा और वो यहाँ से बाहर निकलकर अंकुरण के द्वारा नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। इन्हें हम बोलेंगे हम एक्सोस्पोर या फिर बही बीजाणु। अगला है मोनोस्पोर। मोनोस्पोर है तो ये जो मोनोस्पोर है यानी कि एक ही कोशिका के अंदर एक ही बीजाणु का निर्माण होगा। एक कोशिका के अंदर एक बीजाणु का निर्माण होना, उसे हम बोलेंगे, ऐसे बीजाणु को बोलते हैं हम मोनोस्पोर। ये जो बीजाणु होते हैं वो अचल प्रकार के होते हैं, गति नहीं करते, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो ये मोनोस्पोर है। फिर आता है टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर, ये टेट्रास्पोर का जो निर्माण होता है वह रोडोफाइसी के अंदर देखने को मिलता है। टेट्रास्पोर है वो रोडोफाइसी के अंदर देखने को मिलता है। रोडोफाइसी के अंदर जो इनकी
द्विगुणित कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस के द्वारा यहाँ पर कई अगुणित या फिर हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। और ये जो हैप्लॉइड कोशिकाएं हैं ये मतलब एक कोशिका के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है। तो यहाँ पर एक कोशिका के अंदर 4 अगुणित बीजाणु होंगे। तो एक कोशिका के अंदर 4 अगुणित बीजाणु है वो पाए जाते हैं। और ये बीजाणु हैं वो अलग होकर यानी कि बीजाणुधानी से अलग होकर नई प्लांट बॉडी का निर्माण करेंगे। और वो कैसे होंगे, फिर वो भी अगुणित होगी। जो प्लांट बॉडी होगी वो भी कैसे होगी, अगुणित होगी या फिर हैप्लॉइड होगी। इसका भी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉलीसाइफोनिया। अगला है हार्मोस्पोर। हार्मोस्पोर का निर्माण साइनोफाइसी के अंदर होता है। हार्मोस्पोर का निर्माण होता है वो साइनोफाइसी जो क्लास है उसके सदस्यों के अंदर देखने को मिलता है। साइनोफाइसी, साइनोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर हार्मोगोनिया का निर्माण होता है और जो फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट है उसके शीर्ष पर हार्मोगोनिया बनते हैं। और इन हार्मोगोनिया के अंदर छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। इन हार्मोगोनिया के अंदर छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण होता है जिसे हम हार्मोस्पोर कहते हैं, जिसे हम हार्मोस्पोर कहते हैं। और ये जो हार्मोस्पोर है, ये हार्मोस्पोर है वो बाहर निकल कर, ये जो हार्मोस्पोर है ये हार्मोस्पोर बाहर निकलेंगे, अंकुरित होंगे, अंकुरन के द्वारा नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगला है नेनोसाइट। नेनोसाइट द्वारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो नेनोसाइट द्वारा रिप्रोडक्शन है वो भी साइनोफाइसी के अंदर ही देखने को मिलता है। साइनोफाइसी की जो क्लास है उसके सदस्यों के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेनो का मतलब होता है बहुत ही छोटी। तो जो नॉन फिलामेंटस होते हैं प्लांट बॉडी होगी यानी कि जो अतंतुकीय शैवाल होते हैं उनके अंदर कोशिका की आकृति में वृद्धि के बिना ही, यानी कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो ऐसा होता है कि पहले कोशिका की आकृति में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कोशिका की आकृति में वृद्धि नहीं होगी और बिना वृद्धि के ही जो कोशिका है उसके अंदर जीव द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और छोटे छोटे स्पोर का निर्माण हो जाएगा। और इन स्पोर को हम बोलेंगे नेनोसाइट। हम बोलेंगे नेनोसाइट। और ये बाहर निकलकर नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। और ये जो बीजाणु हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग जो फैमिलीज होती हैं, अलग अलग जो क्लासेस होती हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के बीजाणु हैं वो देखने को मिलते हैं।